हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9 क्षितिज गद्य खंड का पाठ 5, जिसका नाम है नाना साहेब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। तो इस वीडियो में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हम इसी वीडियो में ख़त्म करेंगे, जो कि क्षितिज गद्य खंड का पार्ट 5 है। तो पहले देखते हैं कि इस चैप्टर को लिखा कौन है। तो इस चैप्टर को लिखे हैं चपला देवी नाम लिखी हैं। तो इस चपला देवी के बारे में जीवन परिचय यहाँ पे लिखा है, जिसे मैं थोड़ा सा पढ़ दे रही हूँ कि द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। मतलब जब इनके बारे में जानकारी पूरी बढ़िया से नहीं मिल पाई है, तो आप ये जो जीवन परिचय है, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं, जो कि मैंने आपके लिए बहुत छोटा बनाया है। और मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि इतना जीवन परिचय आपके लिए काफ़ी होगा। कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन की गति दी। मतलब कि जब पहले स्वतंत्रता की बात हो रही थी, तब पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी लेखन कार्य करती थी। यानी वो भी कुछ भी राइटर वो भी थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। तो उसी स्वतंत्रता आंदोलन में के लिए बहुत सारी राइटिंग लिखने वाली चपला देवी भी राइटर एक थी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। जैसे कई रचनाकार बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जो कि बस उन लोगों का इतिहास नहीं बन पाता है, यानी वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाते हैं, लेकिन होते वो लोग भी उतना ही ज्ञानी हैं जितना कोई फेमस होता है। तो वैसे एक चपला देवी भी थी। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1957 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहेब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये घटना जब घटी थी कि सन 1957 की क्रांति में, यानी लड़ाई में, नेता धुंधुपंत नाना साहेब की पुत्री बालिका को अंग्रेज़ों ने मार डाला था। तो उसी के ऊपर ये कहानी लिखी है चपला देवी राइटर ने। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है, उसे हम रिपोर्टाज की प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। तो ठीक है, तो इसी के बारे में लिखा गया है जो घटना घटी थी 1857 में। तो ये है हमारा चपला देवी के बारे में परिचय। ये परिचय हमारे इसी चैप्टर का था, तो पार्ट 5 का ही था। गद्य खंड का, क्षितिज बुक के गद्य खंड का पार्ट 5 का ये परिचय रहा हमारा। आप इसे कॉपी में अगर जीवन परिचय आप लोग लिखते होंगे तो वीडियो को रोक करके आप परिचय लिख लीजिएगा, और इतना परिचय आपको इस क्लास के लिए काफ़ी होगा। तो चलिए हम लोग अपना प्रश्न उत्तर देखते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि हम इस वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एनसीईआरटी बुक से ही है, कोई बाहरी किताब नहीं है, आप मिला सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। क्वेश्चन पूछा गया है कि बालिका मैना सेनापति को हे कह कर के महल की रक्षा करने के लिए क्या क्या उपाय दिए, क्या क्या बताएं। तो उत्तर है कि बालिका मैना ने अपने पिता के महल की रक्षा के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। आप पहला पॉइंट डाल के लिखिएगा कि मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति की किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। दूसरी पॉइंट डाल के लिखिएगा कि मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वालों को दोषी बताया और कहा कि इस जड़ पदार्थ मकान ने कोई अपराध नहीं किया। जैसे कि मैना कहती है कि मैं आपको इस दोनों पॉइंट के मतलब समझाना चाह रही हूँ कि मतलब मैना कही है कि आप लोग इस मकान को तोड़ रहे हैं, क्या ये मकान आप लोग का कुछ बिगाड़ा है, या फिर इस मकान को तोड़ने के बाद आप लोग की कोई इच्छा भी तो नहीं पूरी हो पाएगी, तो फिर आप लोग इस मकान को क्यों तोड़ रहे हैं। यही मैना ने बोला था। अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। पॉइंट थर्ड है कि अंत में मैना ने सेनापति हे को अपना परिचय देकर बताया कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की
सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। तो मतलब ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो कि बालिका मैना ने महल की रक्षा के लिए मतलब तर्क दिए थे, यानी बताई थी कि महल को न तोड़ा जाए, महल को तोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि मैना जड़ पदार्थ को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि मैं अभी हम लोग ऊपरी वाले प्रश्न में देख के आ रहे हैं कि मकान की रक्षा करना मैना चाह रही थी। इस प्रश्न में पूछा है कि मकान की रक्षा करना यानी महल की रक्षा करना मैना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज क्यों उसको नष्ट करना चाहते थे, इसका कारण हमें इस उत्तर में देना है। तो उत्तर देखते हैं कि मैना उसी मकान में पली बढ़ी थी, उसी में उसकी बचपन की, पिता की, परिवार की यादें समाई हुई थी, इसलिए वह जड़ मकान उसके लिए भरी पूरी जिंदगी के समान था। वह उसके जीवन का भी सहारा हो सकता था, इसीलिए वह उसे बचाना चाहती थी। अंग्रेज के लिए वह राजमहल उनके दुश्मन नाना साहेब की निशानी था। वे उनकी हर निशानी को मिट्टी में मिला देना चाहते थे ताकि देश में फिर से कोई अंग्रेज के विरुद्ध आवाज़ ना उठाए। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि मैना मकान को बचाना क्यों चाहती है और नष्ट करना अंग्रेज क्यों चाहते हैं। तो उत्तर है कि मैना शुरू से ही उस घर में रह आई है और उसके पिता दादा सब लोग उसी घर में रह आए हैं। बचपन से उसका घर यही है, बचपन से वो अपना घर चेंज नहीं की है। तो उसे ऐसा लगता है कि सारी खुशी उसकी ज़िंदगी की इसी घर में पड़ी है, इसलिए वो इस घर को गंवाना नहीं चाहती है। और अंग्रेज उस मकान को इसलिए नष्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो एक राजा का मकान था, नाना साहब की निशानी थी। तो वो लोग सोचते थे कि इसको तोड़ देंगे तो अंग्रेज के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के कारण क्या कारण थे। तो हमें इसमें कारण लिखना है। तो उत्तर है कि मैना का करुणामयी मुख और उसकी अल्पायु देखकर सेनापति हे को उस पर दया आई। वह उसकी पुत्री मेरी को की सहेली भी थी। ओके, तो ये कारण हमें बताना था कि तो हम लोग कारण दिए हैं कि उसके मतलब चेहरे इतने करुणामयी मुख को चेहरे को देख कर के सेनापति हे को उस पर दया आ गई। तो फोर्थ क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रासाद के ढेर पर बैठकर जी भर के रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। तो उत्तर है कि मैना महल के ढेर पर बैठकर जी भर कर रो लेना चाहती थी, पर पाषाण हृदय जनरल आउटरम ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी। जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि यहाँ हमें अपने विचार से उत्तर देना है, तो हम यहाँ पे उत्तर लिख रहे हैं। देखिए कि जनरल आउटरम के मन में भय रहा होगा कि अगर उसने नाना साहेब की बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति दिखाई तो ब्रिटिश सरकार का गुस्सा उस पर फूट पड़ेगा, उसके लिए दंड भी मिल सकता है। क्रोध से पागल सामान्य अंग्रेज नागरिक भी उस पर नाराज़गी प्रकट करेंगे। इस कारण उसने मैना की यह छोटी सी इच्छा भी पूरी न होने दी। तो ये था हमारा चौथा का प्रश्न और उत्तर। अब ये हमारा पांचवा है कि पांचवा प्रश्न कहता है कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। जैसे कि कौन कौन सी जो बालिका मैना थी, कौन कौन सी उसकी चीज़ें हमें अच्छी लगी और कौन कौन सा हम उस चीज़ों को फॉलो करना चाहेंगे, तो वो चीज़ें हमें लिखनी है। तो उत्तर में लिखते हैं कि बालिका मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हम अपनाना चाहेंगे। तो 4 पॉइंट हमने लिखा है, जो 4 पॉइंट बहुत अच्छी है, बालिका मैना के व्यवहार से रिलेटेड है, तो इन सब 4 पॉइंट को हमें भी अपनाना चाहिए। तो पहली पॉइंट है कि वह एक साहसी तथा चतुर बालिका थी। दूसरा पॉइंट है कि पैतृक
धरोहर और देश प्रेम की भावना उसके अंदर थी। तीसरी पॉइंट है कि निर्भर तथा आत्म बलिदान की भावना थी। चौथी पॉइंट है कि भावुकता तथा तर्कशीलता। मतलब इतना इसके अंदर खूबियाँ थी मैना के अंदर कि वो बहुत साहसी थी, तो हमें भी साहसी बनना चाहिए। वो देश प्रेम बहुत करती थी, तो हमें भी करना चाहिए। वो आत्म बलिदान तक की उसके अंदर भावना थी कि किसी भी चीज़ के लिए हम मर मिट सकेंगे, लेकिन किसी भी काम को पूरा करके छोड़ेंगे। तो चौथा पॉइंट है कि भावुकता तथा तर्कशीलता, मतलब किसी भी बात को घुमा, मतलब उसके अंदर जानने की बहुत इच्छा थी। तो ये सब चीज़ें हम भी अपना सकते हैं और हमें भी अपनाना चाहिए। यही हमें उस उत्तर में लिखना था। तो चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है कि टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? मतलब जो यहाँ पे भारत सरकार का वर्ड हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो यही हमें उस उत्तर में लिखना है। तो उत्तर है कि यहाँ भारत सरकार से आशय है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चलने वाली भारत सरकार, जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। तो यहाँ पे भारत सरकार का मतलब है कि उस टाइम अंग्रेज का राज चल रहा था, तो अंग्रेज की शासन। रचना और अभिव्यक्ति भी एक आपके बुक में पार्ट दिया होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें भी छठवें प्रश्न के आगे प्रश्न पूछा गया है। तो सातवां प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? इसका उत्तर देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में इस प्रकार के लेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध हो जाते होंगे। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनते होंगे तो उनका हृदय करुणा से भर उठता होगा। तब उनका मन त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता होगा। यही भाव स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगा। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि ये जो हम लेखन पढ़ रहे हैं, ये चपला देवी जो इस राइटर हैं इस कहानी की, वो क्यों लिखी हैं? क्या वो कुछ सोच के तो लिखी होंगी, हम लोग को इससे कुछ फ़ायदा होगा पढ़ के, इसलिए लिखी होंगी। तो वही हम लोग को लिखना था इसमें। तो इसलिए वो मतलब इस कहानी को लिखी है कि ताकि एक छोटी सी बच्ची का वध हो गया था, तो इसकी बात सुन के हम लोग के भी अंदर आत्म बलिदान संघर्ष की बात जागेगी, और ब्रिटिश सरकार कितने अत्याचारी थे ये सब जान करके हम लोग के अंदर कुछ अच्छा करने की भावना जगेगी। इसलिए ये लेखन को लिखा गया है। तो आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयारी करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बोला गया है कि आप मैना के बलिदान की जो खबर है, आप उसको कहीं राइट करके आप अपने क्लास में भी सुनाइए, ताकि सबको ये पता चले और सबके अंदर संघर्ष, आत्म बलिदान की भावना जगे। तो इसका उत्तर भी हमें देना होता है। ये भले एक एक्टिविटी की तरह है, लेकिन उत्तर हमें देना होता है। तो उत्तर देखते हैं कि यह आकाशवाणी का कानपुर चैनल है और इस वक्त आप अपना नाम के साथ हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर मैना के बलिदान से जुड़ी है। अत्यंत दुख के साथ हमें आपको सूचित करना पड़ रहा कि सायंकाल के समय मैना देवी दुखद का अवसान हो गया है। समाचार यह है कि अंग्रेज जनरल आउंट्रम द्वारा बड़ी ही अमानवीयता के साथ मैना देवी को जलती हुई आग में भस्म कर दिया गया। इसे सीरियस में ही लीजिएगा, क्योंकि ये एक्टिविटी नहीं है। ये बोला गया है कि कैसे, जैसे कि अगर हमें रेडियो पे समाचार तैयार करना होगा तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मैं आंसर में आपको बताई हूँ कि आप इस तरह कर सकते हैं। रेडियो में समाचार किसी के भी सामने आपको स्पीच देना होगा तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। अगर मैना के वध की समाचार देना होगा तो आप इस प्रकार देंगे, जिसको कि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो देखते हैं कि समाचार यह है कि अंग्रेज जनरल आउंट्रम द्वारा बड़ी ही अमानवीयता के साथ
मैना देवी को जलती हुई आग में भस्म कर दिया गया। सारा शहर इस क्षोभ से अत्यंत क्रुद्ध तथा दुखी है। देखिए यहाँ है का यूज़ किया गया, ये वर्तमान समय की बात की गई है कि हम लोग मान लीजिए अपने कक्षा में इस रेडियो को सुना रहे हैं, तब की बात की गई है। तो ऐसे ही हमें रेडियो समाचार तैयार करना चाहिए जिससे कि हमको आइडिया मिल रही, यानी ये प्रश्न बहुत अच्छा है। आगे है कि मैना एक अदम्य साहसी बालिका थी, उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, आने वाले समय में देशवासियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। धन्यवाद। तो ऐसे आपको रेडियो समाचार तैयार करना चाहिए, शुरू में बताना चाहिए चैनल कौन सा है कौन सा नहीं है, और लास्ट में धन्यवाद भी लिखना चाहिए। तो ये जो अगर ये मैना की खबर बढ़ती गई तो लोगों के अंदर आत्म बलिदान और संघर्ष की प्रेरणा जगेगी, और इस जो मैना का बलिदान होगा वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो ये है हमारा भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न। भाषा अध्ययन भी एक पार्ट है आपके बुक में जिसमें कि एक प्रश्न पूछा गया है, तो हम उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि भाषा का वर्तनी स्वरूप, भाषा में वर्तनी का स्वरूप बदलता रहता है। इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है जो लगभग 75-80 वर्ष पहले था। इस पाठ के किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक रूप में लिखिए। तो इसे में वर्तमान मानक रूप में लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे जिससे कि हमें आइडिया मिलेगा। तो हम इस आंसर को ज़रूर देखिए और पढ़िए, भले मत लिखिए इस आंसर को कॉपी में, लेकिन देखिए कि ऐसे लिख सकते हैं हम कि कानपुर में घटित हत्याकांड के बाद अंग्रेजी सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में स्थित नाना साहेब का राजमहल अंग्रेज़ों द्वारा लूटा लिया गया, लेकिन अंग्रेज अधिक नुकसान नहीं कर पाए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप द्वारा नाना साहेब के महल को उड़ा देना चाहा। तभी महल के बरामदे में एक सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। यह देखकर अंग्रेजी सेना की हैरानी हुई, क्योंकि महल को लूटते समय यह बालिका वहाँ दिखाई नहीं दी। तो ये था हमारा इसका आंसर कि जब ये लोग महल को उड़ाने गए तो एक नन्ही सी बालिका आके, सुंदर सी बालिका आके वहाँ खड़ी हो गई। जब ये लोग महल को लूटे थे तब ये नहीं खड़ी हुई थी। तो ये हैरानी की बात थी अंग्रेज़ों के लिए। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी चैप्टर की आप वीडियोस देख सकें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।